नमस्कार। पारुल के पन्नों में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजा निर्वसिया कहानी, जो कमलेश्वर की कहानी है ना, और यूजीसी नेट के सिलेबस में लगी हुई कहानी है। ठीक है, चलते हैं आगे, देखते हैं राजा निर्वसिया। राजा निर्वंशिया कमलेश्वर का पूरा नाम था कमलेश्वर प्रसाद सक्सेना, है ना। कमलेश्वर प्रसाद सक्सेना 6 जनवरी 1932 में इनका जन्म उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में हुआ था और 27 जनवरी 2007 में इनका निधन में अंतिम सांस ली, तो 2007 में इनकी मृत्यु हुई थी। इनके कुछ कहानी संग्रह है जो हम देख लेते हैं। राजा निर्वंशिया 1957 में इनका जो इसका क्रम है 1957। ठीक है, राजा निर्वंशिया 1957, कस्बे का आदमी 1957, खोई हुई दिशाएं 1963, मांस का दरिया 1966। मांस का दरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बयान 1973, आज़ादी मुबारक 1900, इसका सन ने दिया है आज़ादी मुबारक, जॉर्ज पंचम की नाक 1969, है ना। जॉर्ज पंचम की नाक 1969। अपना एकांत सांप, है ना, अपना एकांत सांप, नीली झील, जोखिम, नागमणि, आसक्ति, जिंदा मुहावरे ओके, सॉरी, जिंदा मुर्दे, मुहावरे बोल रही हूँ, जिंदा मुर्दे तो 1969। फिर आगे चलते हैं, मुर्दों की दुनिया, जिंदा मुर्दे, मुर्दों की दुनिया, स्मारक, इतने अच्छे दिन 1970, कथा प्रस्थान 1990, कोहरा 1969। कमलेश्वर जी की पहली कहानी मानी जाती है कामरेड। तो कमलेश्वर की पहली कहानी कौन सी है? 1948 में कामरेड। नई कहानी में बृहत्तरी कमरेश्वर है ना, और राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, ये तीनों ने नई कहानी महत्वपूर्ण है। तो नई कहानी में किन किन का नाम आता है? तो मोहन राकेश, राजेंद्र यादव और कमलेश्वर की राजा निर्वंशिया दोहरे कथानक पर पहली कहानी मानी जाती है। ठीक है, पहली कहानी इसको माना जाता है। इसमें प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं राजा निर्वंशिया में? तो जगपति, जो चंदा का पति है, चंदा जगपति की पत्नी है। दयाराम कौन है? जगपति का रिश्तेदार, दूर का भाई, है ना, जिसके यहाँ जगपति जाता है वो वहाँ पे उसके पैर में लग जाता है। ठीक है, वहाँ पे जो भी डाकू लोग आते हैं तो उसके पैर में गोली मारते हैं। ठीक है, बच्चन सिंह है, गांव के अस्पताल का कंपाउंडर है। राजा निर्वंशिया उसकी रानी, है ना। राजा निर्वंशिया, एक तरफ जगपति की कहानी चलती है, एक तरफ राजा निर्वंशिया की कहानी। तो दोहरे कथा को लेके ये कहानी लिखी गई है। एक तो भटियारिन है ना, भटियारिन भी पात्र है जो राजा निर्वंशिया की रानी है ना, और जो भटियारिन बनकर राजा निर्वंशिया से मिलने जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। यह कथा लोक कथात्मक शैली पर आधारित कहानी है। तो इस कहानी में क्या है? लोक कथा, मतलब लोक कथात्मक है। राजा निर्वंशिया कहानी कमलेश्वर की बहुचर्चित कहानी है। राजा निर्वंशिया कहानी ग्रामीण जीवन पर आधारित कहानी है ना। और राजा निर्वंशिया कहानी में एक ही समय में पुराने तथा आधुनिक युग की 2 कहानियां साथ लेकर लिखा गया है। जिस प्रकार एक और द्रोणाचार्य नाटक में 2 कथा को लेकर चला गया है ना, एक अरविंद है और एक उधर द्रोणाचार्य को लेकर, उसी प्रकार ये कहानी भी राजा निर्वंशिया में भी एक दो कहानियों के लिए, एक समय मतलब राजा को लेकर और चंदा की कहानी, मतलब 2 को लेकर चला गया है। दोनों कहानियां एक साथ चलती है ना। जिस प्रकार उस नाटक में एक और द्रोणाचार्य नाटक में और इधर राजा निर्वंशिया कहानी में। ठीक है, यह कहानी प्रथम लोक कहानी है जो आम आदमी राजा और रानी की कहानी है। एक कहानी लोक कहानी है जो आम आदमी राजा और रानी की कहानी है। महत्वपूर्ण ये इसकी कहानी, राजा जो है मतलब नायक जो है जगपति और चंदा की व्यथा का वर्णन किया गया है इस कहानी में। ठीक है, चलते हैं कहानी की ओर। एक राजा निर्वंशिया थे, माँ कहानी सुनाती थी, है ना, माँ कहानी सुनाया करती थी। उनके आसपास के 4-5 बच्चे और 4-5 बच्चे अपनी मुट्ठियों में फूल दबाए कहानी समाप्त होने पर गौरव पर चढ़ाने के लिए उत्सुक बैठे रहते थे। आटे का सुंदर चौक पूरा होता था, उसी चौक पर मिट्टी की 6 गौरें रखी जाती थी, है ना। तो जिसके ऊपर उस ऊपर वाली बिंदिया और दूसरे सिंदूर वाली, मतलब सिंदूर, बाकी पांचों नीचे दबी पूजा ग्रहण करती रहती थी।
एक और दीपक की बाती स्थिर सी जलती रहती थी, मंगल घट रखता था। दूसरी तरफ वही जिस पर रोली से साथियाँ बनाई जाती थी। सभी बच्चे बैठकर मुंह पर फूल चढ़ाने और की उतावली, है ना, मुख पर फूल चढ़ाने की उतावली की जगह उन्हें सुनने की सहजता उभरती थी। एक राजा निर्वंशिया थे, है ना, तो कौन कहानी सुनाता था? माँ कहानी सुनाया करती थी, है ना, यहाँ पे माँ का नाम है, तो माँ कहानी सुनाया करती थी। एक राजा निर्वंशिया थे, माँ सुनाया करती थी। उनके राज में बड़ी ही खुशहाली थी। सब वर्ण के लोग अपना अपना कामकाज देखते थे, कोई दुखी नहीं दिखाई पड़ता था। राजा के एक लक्ष्मी सी रानी थी, चंद्रमा सी सुंदर थी, राजा को बहुत प्यारी थी। राजकाज देखते और सुख से रानी के साथ महल में रहते थे। मेरे सामने मेरे ख्यालों का राजा था, मेरे सामने मेरे ख्यालों का राजा था जगपति, है ना। तो मेरे सामने मेरे ख्यालों का राजा था जगपति। तब जगपति से मेरी दांत काटी दोस्ती थी। दोनों ही मिडिल स्कूल में पढ़ने जाते थे, दोनों एक साथ एक घर में थे, इसीलिए बराबरी की निभती थी। मैं मैट्रिक पास करके एक स्कूल में नौकर हो गया, है ना, और जगपति कस्बे की वकील के यहाँ मुहर्रिन, जिस साल जगपति मुहर्रिन हुआ उसी वर्ष पास के गांव में उसकी शादी हो गई। ऐसी हुई कि लोगों ने तमाशा बना देना चाहा, और लड़की वालों का कुछ विश्वास था कि शादी के बाद लड़की की विदा नहीं होगी, है ना, पर ब्याह हो जाएगा। और सातवीं भंवर तब पड़ेगी जब पहली विदा की सायत होगी। मतलब 7 फेरे होते हैं, तो 6 फेरे हो गए, 7वां फेरा तब होगा जब विदा होगा, ऐसा उसमें फिर सायत होगी, तभी ये लड़की अपने ससुराल जाएगी। जगपति की पत्नी थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी थी, पर घर वालों की लीक में कॉन्वेंट। बारात बिना बहू के वापस आ गई। लड़के वालों ने तय किया कि अब जगपति की शादी कहीं और कर दी जाएगी, चाहे कानी लूली हो या, पर वह लड़की अब घर में नहीं आएगी। लेकिन साल खत्म होते होते सब ठीक ठाक हो गया। लड़की वालों ने माफ़ी मांग ली और जगपति की पत्नी अपने ससुराल आ गई, है ना। जगपति को जैसे ही सब कुछ मिल गया और सास ने बहू की बलाइयाँ लेकर घर की सब चाबियाँ सौंप दी, गृहस्थी का ढंगवार समझा दिया। जगपति की माँ ने न जाने कब से आस लगाकर बैठी थी कि उन्होंने आराम की सांस ली और पूजा पाठ में समय काटने लगी। दोपहरिया दूसरों के घरों में आंगन में बीतने लगी। पास सास का रोग था, मतलब सास को रोक था कि उन्हें एक दिन उन्होंने अपनी अंतिम घड़ी गिनते हुए चंदा को पास बुलाया और समझाया था कि बेटा जगपति बड़े ही लाड प्यार से पला है। जब से तुम ससुराल नहीं रहे, जब से तुम्हारे ससुर नहीं रहे, तब से वह कुछ न कुछ मतलब छोटे मोटे हट पूरा करती थी, मतलब मैं भी उसका हट पूरा करती थी, अब तुम उसका ध्यान रखना। फिर रुककर उन्होंने कहा, जगपति किसी लायक हुआ है तो रिश्तेदारों की आंखों में करकने लगा है, मतलब उनको देखा नहीं जाता, ठीक है। और तुम्हारे बाप ने ब्याह के वक्त नादानी की, जो सो विदा नहीं किया। मेरे दुश्मन देवर और जेठों को मौका मिल गया, है ना, तो उनके देवर और जेठ उनके दुश्मन थे उनके हिसाब से। फिर तुम्हार खड़ा कर दिया, है ना, और विदा कराना नाक कटवा दिया। और जगपति का ब्याह क्या हुआ, उन लोगों की छाती पर सांप लौट गया। सोचा घर की इज्जत रखने की आड़ लेकर रंग में भंग कर देंगे। अब बेटा इस घर की लाश तुम्हारे हाथ में। आज को तुम्हारे ससुर होते तो भला डैश डैश डैश, मतलब और कुछ कहते कहते माँ की आंखों में आंसू आ गए। वे जगपति की देखभाल उसे सौंपकर सदा के लिए मौन हो गई, मतलब खत्म हो गई, ठीक है। और एक अरमान उसके साथ ही चला गया कि जगपति की संतान को 4 बरस इंतजार करने के बाद भी गोद में ना खिला पाए। मतलब जगपति की शादी को 4 साल हो गया था, उसको बच्चा नहीं हुआ था।
ठीक है। चंदा ने मन में सब्र कर लिया था कि यही सोचा कि कुल देवता का अंश तो उसे जीवन भर पूजने को मिल गया था। घर में चारों तरफ से जैसे उदारता बिखरती रहती थी, अपनापन बरसता रहता था। उसे लगता जैसे ही घर की अंधेरी एकांत कोठरियों में यह शांत शीतलता और जो उससे भरमा लेती है। घर की सब कुड़ियों की खनक उसके कानों में बस गई थी। हर दरवाजे की चरमराहट पहचान बन गई थी। ठीक है। एक रोज राजा आखेट में गए। अब दूसरी कहानी ऐसे शुरू होती है राजा की कि एक रोज राजा आखेट में गए। माँ सुनाती थी राजा आखेट जाते थे तो 7वें रोज जरूर महल में लौट आते थे। उस दफा गए हुए 7 दिन निकल गया पर राजा नहीं लौटे। रानी को बड़ी चिंता हुई। रानी मंत्री को साथ लेकर खोज करने के लिए निकली। इसी बीच जब जगपति को रिश्तेदार की एक शादी में जाना पड़ा, उसने दूर के रिश्तेदार मतलब यहाँ पे दयाराम है ना, दयाराम भाई दयाराम की शादी में गए। वहाँ 10वें दिन जरूर वापस आ जाएंगे पर छठे दिन ही खबर मिली कि बारात घर लौटने पर दयाराम के घर में डाका पड़ गया है ना, डाका पड़ गया। किसी मुखबिर ने सारी खबर पहुंचा दी थी। लड़की वालों ने दयाराम का घर सोने चांदी से पटा दिया और आखिर पुश्तैनी जमींदारों की इकलौती लड़की थी। घर आए मेहमानों में लगभग विदा हो चुके थे। दूसरे रोज जगपति भी चलने वाला था। उसी रात डाका पड़ गया। जवान आदमी भला खून मानता है। डाके वाले ने जब बंदूक चलाई तो जो जगपति था वो सबकी घिघी बंद हो गई सबकी। पर जगपति दयाराम ने छाती ठोंक कर लाठियां उठाई और घर में कोहराम मच गया। फिर सन्नाटा छा गया। डाके वाले बराबर गोली दागते जा रहे थे। बाहर का दरवाजा टूट गया। जगपति ने हिम्मत बढ़ाते हुए हाँक लगाई और ये हवाई बंदूकें तेल पिलाई, ये सब मतलब वहाँ पे लड़ाई हो रही थी। चंदा रोती कलपती मनैतियाँ मांगने लगी और मतलब जगपति को गोली लग जाती है। जगपति अस्पताल में था। दयाराम को भी थोड़ी चोट आ गई। उससे अस्पताल में छुट्टी मिल गई थी। जगपति अस्पताल में एडमिट हो जाता है और दयाराम को छुट्टी मिल जाती है। जगपति की देखभाल के लिए वही अस्पताल के मरीजों के रिश्तेदारों के लिए जो भी कोठियाँ बनी थी उन्हीं में चंदा को रुकना पड़ा। कस्बे के अस्पताल में दयाराम का गांव 4 कोस दूर था। जहाँ पे ये लोग अस्पताल में थे वहाँ से 4 कोस दूर इनका दयाराम का घर था। तीसरे वह आदमी आते जाते रहते। जिस सामान की ज़रूरत होती पहुँच जाता। कस्बे का अस्पताल था। कंपाउंडर ही मरीज की देखभाल करता था, है ना। और छोटा सा कस्बा था, उसी कस्बे में अस्पताल था। अस्पताल में जो कंपाउंडर था वही मरीज की देखभाल करता था। उस दिन बच्चन सिंह जगपति के घाव की पट्टी बदलने आया था। उसके आने पर पट्टी खोलने में कुछ ऐसी लापरवाही थी कि गलत बधी पट्टी में ठीक से बांधने के लिए खोल रहा था। चंदा उसी कुर्सी के पास सांस रोक खड़ी थी और एक पट्टी की जगह खून से चिपक गई थी। जगपति बुरी तरह कराहा। चंदा के मुंह में चीख सी निकल गई। बच्चन सिंह ने सतर्क होकर देखा तो चंदा का मुख में धोती का पल्ला खोसे अपनी भयातुर आवाज दबाने की चेष्टा कर रही थी। बच्चन सिंह की उंगलियां थरथराई। उसकी बाह पर टप से चंदा के आंसू गिर पड़ा, है ना, जगपति की। बच्चन सिंह सिहर गया और उसके हाथों भी अभ्यस्त निठुराई जैसे हो गए। मानवीय कोमलता के धीरे से छू लिया। दिल छोटा मत करना। जांघ का घाव है तो 10 दिन मतलब 10 रोज तो भर ही जाएंगे। ठीक है, 10 रोज में भर जाएगा। कूल्हे का घाव कुछ दिन जरूर रहेगा। अच्छे से दवाई दूंगा तो मुर्दे को भी चंगा कर दे। दवाई अच्छी दूंगा, ये ठीक हो जाएंगे। मरीज को अपना पैसा खर्च करना पड़ता है। बच्चन सिंह ने कहा कि दवाई मिल जाती है। तो बच्चन सिंह तेल की लालटेन लाकर मरीज के कमरे में एक कोने में रख गया। चंदा ने जगपति की कलाई को दबाते हुए कहा कि कंपाउंडर साहब कह रहे थे कि इतना कहकर जगपति वह ध्यान से आकर्षित करने चुप हो गई। क्या कह रहे थे? जगपति ने अनमने स्वर से कहा, कुछ ताकत की दवाइयाँ तुम्हारे लिए जरूरी हैं। पर तो देखो चंदा, है ना, वो समझाता है, देखो चंदा, चादर के बराबर ही पैर फैलाना चाहिए। हमारे पास औकात नहीं है, मतलब पैसे वैसे नहीं थे,
दवाई के लिए। हमारी औकात इन दवाइयों की नहीं है, औकात आदमी की देखी जाती है पैसे को, कि तुम तो कंपाउंडर साहब के इंतज़ाम कर देंगे, है ना, कंपाउंडर साहब इंतज़ाम कर देंगे, उसने उनसे कहूँगी मैं, तुम नहीं जानती। अब यहाँ पे जगपति कहेगा कि तुम नहीं जानती कर्ज कोढ़ होता है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, ठीक है, ये पूछेगा किस कहानी से, तो तुम नहीं जानती कर्ज कोढ़ का रोग होता है, एक बार लगने से तन तो गलता है, मन भी रोगी हो जाता है, ठीक है। तीसरे रोज जगपति के सिरहाने कई ताकत की दवाइयाँ रखी हुई थी। चंदा की ठहरने वाली कोठरी में उसके लेटने के लिए एक खाट भी पहुंच गई थी, है ना। चंदा जब आई तो जगपति के चेहरे पर मानसिक पीड़ा आख्यान रेखा उभर रही थी। चंदा ने देखा तो यह सब सह नहीं पाई, उससे जी में आया कि कह दे कि क्या आज तक तुमने कभी किसी से उधार पैसे नहीं लिए क्या, है ना, नहीं लिए क्या, वह खुद तो तुमने लिए थे तुम्हें मेरे सामने स्वीकार करना नहीं पड़ा, इसीलिए लेते नहीं झिझकते हैं। आज मेरे सामने उसे स्वीकार करते ही तुम्हारा झूठा पौरुष तिलमिला कर जाग पड़ा है। पर जगपति के मुख पर बिखरी हुई पीड़ा में जिस आदर्श की गहरी थी, वह चंदा के मन में चोर की तरह घुस गई। वो बड़ी ही स्वाभाविकता से उसके माथे पर हाथ फेरते हुए कहा कि ये दवाइयाँ किसी की मेहरबानी नहीं है, मैंने हाथ का कड़ा बेचने को दे दिया है, उसी में आई है ना। तो दवाइयाँ कहाँ से आई थी, उसने हाथ का कड़ा दे दिया था। बच्चन सिंह ने कहा कि बच्चन सिंह चंदा को घुसते ही पहचान गए, मतलब चंदा जाती है उनके रूम में कड़ा देने के लिए, और वह उठकर खड़े हो गए। चंदा ने भीतर कदम तो रख दिया, पर सहसा सहम गई, जैसे ही वह किसी के अंधेरे कुएं में अपने पैर को कूद पड़ी हो। ऐसा कुआं जो निरंतर ही पतला होता गया, जिसमें पानी की गहराइयाँ पाताल की परतों पे चली गई, है ना, और धस गई हो। बच्चन सिंह अवाक सा ताकता रह गया। चंदा ऐसे वापस लौट पड़ी कि किसी काले पिशाच के पंजों से उसको मुक्ति मिली हो। बच्चन सिंह के सामने वह क्षण भर ही सारी परिस्थितियां कौंध गई। उसने वहीं से कुछ संयत आवाज़ से दवान को दबाते हुए स्पष्ट से कहा कि चंदा, वह आवाज़ इतनी वे आवाज़ थी, वह निरर्थक होते हुए सार्थक थी, है ना। ये देखिए यहाँ पे कौन कह रहा है, उसमें उस खामोशी भर में चंदा रुक गई। बच्चन सिंह उसके पास आकर खड़े हो गए, ठीक है। और यह कड़ा तुम देने आई थी, तो बोले हाँ मैं तो ये कड़ा देने आई थी, तो वापस क्यों जा रही हो, कड़ा दो। तो रानी मंत्री के साथ जब निराश होकर लौटी तो देखा कि राजा महल में उपस्थित थे। उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। माँ सुनाया करती थी, पर राजा को रानी का इस तरह मंत्री के साथ जाना अच्छा नहीं लगा। रानी ने राजा को समझाया था कि वह केवल राजा के प्रति अटूट प्रेम के कारण अपने को रोक न सकी। राजा रानी के एक दूसरे को बहुत चाहते थे। फिर आगे दोनों के दिलों में एक बात सूल सी गढ़ती रही कि उसके कोई संतान न थी। राजवंश का दीपक बुझने जा रहा था। संतान के अभाव में उनका लोक परलोक बिगड़ता जा रहा था। कुल की मर्यादा नष्ट होने से शंका बढ़ती जा रही थी। दूसरे दिन बच्चन सिंह उनका बदलता तबादला मैनपुरी में हुआ। तो बच्चन सिंह जो उसकी दवाई करते हैं तो मैनपुरी, है ना, तो मैनपुरी में चंदा का और उसका घर है, दोनों मतलब हम वहाँ रहते हैं, तो मतलब ये दवाई कराते हैं। और बच्चन सिंह का तबादला कहाँ होता है, मैनपुरी, है ना, मैनपुरी के सदर अस्पताल में होता है। वह परसों यहाँ से चला जाएगा। जगपति ने सुना तो उसे बहुत ही अच्छा लगा, ठीक है। जगपति का गांव कहाँ है, तो मैनपुरी में। अगर पूछेगा जगपति और चंदा कहाँ रहते हैं, तो मैनपुरी में। आए दिन रोग घेरे रहते हैं। बच्चन सिंह उनके शहर में अस्पताल में पहुँच जा रहे हैं, तो बहुत ही मदद मिल जाएगी। आखिर वह ठीक तो है, फिर भी मैनपुरी के सिवा कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा। पर उसे दूसरे क्षण ही उसका दिल अथक भारीपन में भर गया कि पता नहीं क्यों चंदा के अस्तित्व का ध्यान आते ही उसे इस सूचना में कुछ ऐसे नुकीले कांटे दिखाई देने लगे जैसे शरीर में किसी भी समय चुभ सकते थे। और 15-20 रोज बाद जगपति की हालत सुधर गई, है ना, और चंदा उसे लेकर घर आ गई। जगपति चलने फिरने लायक हो गया था। जगपति के घर का दरवाजा
खड़का। उसने अंधेरे में उसकी चाची ने मतलब जंगले से देखा और वहीं से बोला, है ना, भीतर से, घर के भीतर से ही चाची बोलती है, राजा निर्वंशिया अस्पताल से लौट आए हैं, कुलमा भी आई है ना। तो ये कौन बोलता है? तो जगपति की चाची बोलती है ना, जगपति की चाची बोलती है। और ये शब्द सुनकर घर के अंधेरे बेठोर में घुसते ही जगपति हाफ कर बैठ गया। झुझला कर चंदा से बोला, अंधेरे में क्यों मेरे हाथ पैर तुड़वाओगी, भीतर जाकर लालटेन जलाओ, है ना। तो राजा निर्वंशी आ गए, मतलब कि इसके बच्चे नहीं हैं, ये इसके वंश नहीं है। उसकी चाची ने ताना मारा, ठीक है। सिसकती चंदा ना जाने कब सो गई और दोनों अंदर जाते हैं, उसको सुनाता है इधर उधर की बातें। फिर जगपति की आंखों में नींद न आई, खाट पर पड़े पड़े उसने चारों ओर एक मोहक भयानक सा जाल फैल गया और लेटे लेटे उसे लगा जैसे एक उसका स्वयं आकार बहुत क्षीण होता, वह बहुत होता, मतलब बिंदु सा रह गया। वह बिंदु के हाथ पैर थे, दिल की धड़कनें थी, कोठरी का घुटा घुटा सा अंधियारा, मटमैले दीवारों पे गहन गुफाओं सी अलमारी जिसमें बार बार झांक कर देखता, वह सिहर उठता, है ना। सिहर मतलब उसको नींद नहीं आ रही थी, उसकी चाची ने जो बोला था। तो उसे लगा कि उसका आकार बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। चंदा की नरम सांसों की हल्की सी सरसराहट कमरे में जान डालने लगी। जगपति अपनी पार्टी का सहारा लेकर झुका और कांपते पैर उसके जमीन पर रखे चंदा की खाट के पास से सिर टिकाकर बैठ गया। चंदा की बिखरे बाल जिनमें हाल में जन्मे शिशु के चंदा के बालों की तुलना किससे की गई है कि किससे की गई है? गंभु अरे बालों की सी महक, दूध की कचाई, मतलब छोटे से शिशु के समान चंदा दिख रही है, ठीक है। यहाँ पे वो दिखा रहा है बच्ची सी, है ना। उसकी आंखें केवल ममता, उसके मुख में अस्फुट शब्द निकल रहे हैं, बच्ची सी। बड़े ही सहारे उसने चंदा के सिर के नीचे टटोला। एक रुमाल में बंधा हुआ उसके हाथ में आ गया। उसको स्वयं अपने को संयम करता हुआ जमीन पर बैठ गया। उसी अंधेरे में उस रुमाल को खोला, जैसे ही सांप सूख गया हो। चंदा के हाथों के दोनों कंगन उसी में लिपटे हुए थे, है ना। तो चंदा ने बोला था कि तुम्हारी दवाई इसी कंगन से आए हैं जो मैंने बेच दिया, और वो जो कंपाउंडर है वो उसने वापस कर दिए, ठीक है। पैसे चंदा के कंगन उसको पहना दिए थे। तब उसके सामने सब सृष्टि धीरे धीरे टुकड़े टुकड़े होकर बिखरने लगी। ये कड़े तो चंदा ने बेचकर उसका इलाज कराया, ये सब दवाइयाँ और ताकत की टॉनिक उससे कहाँ से लिए? दवाइयाँ किसी की मेहरबानी नहीं, मैंने हाथ के कड़े बेचने के लिए दिए थे। उसका गला बुरी तरह सूख गया, जवान में जैसे ताल से चिपक गई हो। उसने चाहा कि चंदा को झकझोर कर उठाए, पर शरीर की शक्ति बह सी गई, रक्त पानी हो गया था। थोड़ा संयम हुआ, उसने कड़े की उसी रुमाल में लपेटे उसकी खाट के कोने पर रख दिए, बड़े मुश्किल से, है ना। उसी रात के रोज, मतलब उस रात के बाद जगपति सोचता रहा कि चंदा से कड़े माकर बेच ले, छोटा मोटा कारोबार कर ले, पर उसकी मतलब हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि चंदा ने उससे झूठ बोला था। दिमाग बहुत जोर डालने के बाद आतंकुत की कल्पना हुई कि भीतर वाले दरवाजे पर जब पहुंचा तो सहसा हंसी की आवाज़ सुनाकर ठिठक गया। उस हंसी में एक अजीब सी उन्माद था। उसके बाद चंदा का स्वर, कौन? बच्चन सिंह। अच्छा, वही तो। मतलब वो घर आता है और देखता है कौन आया है, तो बच्चन सिंह आए हैं देखने के लिए, घूमने के लिए, ठीक है। तो जगपति के पास पहुंचा और बातों बातों में इस तरह उलझ गया कि सारी परिस्थितियां उसने स्वीकार कर ली। बच्चन सिंह ने जब फिर आने की बात कहकर चला गया, तो चंदा ने बहुत अपनेपन से जगपति के सामने बात शुरू की कि जाने कैसे कैसे आदमी होते हैं। उस दिन के बाद बच्चन सिंह लगभग रोज ही आने लगा, है ना, रोज ही आने लगा। जगपति उसके साथ इधर उधर घूमता रहता। एक दिन उसकी काम धाम की समस्या भी हल हो गई। तालाब वाले ऊंचे मैदान में दक्षिण जगपति ने लकड़ी का टाल खोल लिया। तो लकड़ी का टाल क्या, जगपति कौन सा धंधा करता था? अगर क्वेश्चन आएगा क्या करता था, कौन सा काम करता था? लकड़ी का टाल खोला था।
टाल की जमीन पर लक्ष्मी पूजा भी हो गया, हवन भी हो गया, लकड़ी की कोई कमी नहीं थी। गांव में आने वाली लकड़ियों का कारोबार में पैर हुए आदमियों की मदद से मोल मतलब करवा लेता था। वो लकड़ी का टॉल खोल कर उसमें बेचने लगता है। जगपति सिर झुकाए खाता मतलब, और बच्चन सिंह उसके घर आता है और खाना खाने के लिए बैठता है, और बच्चन सिंह से हर चीज़ चंदा पूछती है कि क्या दे दूं, और सिर झुकाए जगपति खाना खाता है। फिर एक गिलास पानी मांगता है तो चंदा चौकर पानी देने के लिए उठती है। अरे तुमने तो कुछ खाया भी नहीं, कहते कहते वह पानी देती है। तब उसके दिल पर गहरी चोट लगती है। न जाने क्यों वह खामोशी की चोट उसे बड़ी ही पीड़ा दे जाती है। वह अपने को समझा लेती है कि कोई मेहमान तो नहीं, पर मांग सकते थे, भूख नहीं रही होगी। मतलब वो सोचती है कि खाना नहीं खाए, कुछ मांग लेते, भूख नहीं रही होगी। राजा रोज सवेरे टहलने जाते थे। माँ सुनाया करती थी कहानी। एक दिन जैसे महल के बाहर निकले, एक सड़क पर झाड़ू लगाने वाली मेहतरानी ने, तो राजा को किसने कहा था? राजा निर्वंशीय मेहतरानी, है ना। उसे देखते ही अपना झाड़ू पटक कर माथा पीटने लगी। तो मेहतरानी है, ठीक है, यहाँ पे मेहतरानी। जगपति को उसकी चाची बोलती है, और राजा को कौन बोलता है? मेहतरानी, है ना, राजा निर्वंशिया। मुँह सिर पटक के, हाय राम, आज राजा निर्वंशिया का मुंह देख लिया, ना जाने रोटी भी नसीब होगी कि नहीं, है ना, कौन सी विपत्ति टूट पड़े आज। और मंत्री को हुक्म दिया कि मेहतरानी के घर अनाजों से भर दे। सब राजसी वस्त्र उतार कर राजा ने उसी क्षण जंगल चले गए। और उसी रात रानी को सपना हुआ कि कल रात तेरी मनोकामना पूरी होने वाली। रानी बहुत पछता रही थी। फिर फौरन ही रानी राजा को खोजती खोजती उस सराय में पहुंच गई जहां वह राजा रुके थे। रानी भेष बदलकर सेवा करने वाली भटियारिन बनकर राजा के पास रात में पहुंची। रात भर उसके साथ रही। सुबह राजा के साथ उसमें सराय छोड़कर महल को लौट गई, है ना। उस दिन टोले मोहल्ले में हर जगह बरसात के मेहन मतलब अखबार फैल गई कि चंदा को बच्चा होने वाला है। हर जगह फैल गई। जगपति की बेवा चाची, तो जगपति की चाची का क्या नाम था? बेवा चाची। बेवा चाची ने औरतों की जमघट में बड़े विश्वास भरे कड़े स्वर में सुनाया था कि आज 6 साल बाद, कितने साल बाद चंदा माँ बन रही है? तो 6 साल हो गए शादी को, ना बाल ना बच्चा। ना जाने किसका पाप है उसके पेट में, और किसका होगा उसके मुंडन मतलब कंपाउंडर का है। ना जाने कुलक्षणी कहाँ से आ गई है इस मोहल्ले में, है ना। पड़ोसी के घर में जनानियों की गिनती तक नहीं मालूम, ये सुनाती रहती है। चंदा के चेहरे में नारीत्व की प्रौढ़ता आज उसे दिखाई दी। चेहरे की सारी कमनीयता ना जाने कहाँ खो गई है। उसके अछूतापन ना जाने कहाँ तक लुप्त हो गया था। जगपति का दिल एक बार महसूस उठा। जगपति अब सोचने लगा, क्योंकि उसकी चाची सुना रही है पूरे गांव में, है ना। उसने चाहा कि बढ़कर उसे उठा ले अपने हाथों से, उसका पूरा शरीर छू छू कर सारा कलुष पोंछ दे, और उसे अपनी सांसों में अग्रिम में तपा कर एक बार फिर पवित्र कर ले। उसकी आंखों की ओर गहराई में झाँकर उसे मतलब जगपति चंदा के बारे में सोच रहा है। खाना खा लेते। चंदा का स्वर कोने में पड़ा ना, वह अनजान उसे उठा मतलब अनजाने जैसे उठकर बैठा और तैयार होकर बैठ गया। उसी बात पर वह आज तक उसने अवज्ञा ना की। खाने तो बैठ गया, पर कौर नीचे उतर नहीं सका, है ना। चंदा बड़े ही सीधे शब्दों में कहा, कल मैं गांव जा रही हूँ, क्योंकि गांव में बहुत ही बुरी बात फैल गई थी चंदा के प्रति। चंदा का बांध टूट गया। वह वहीं घुटनों मतलब जगपति बोलता है ठीक है ना। चंदा बोलती है कि मैं कल अपने मायके जा रही हूँ, तो वो बोलता है कि ठीक है, और मुंह दबाकर कातर फपक कर रोने लगी। ना उठ सकी ना हिल सकी। यह सब क्या दिखा रही हो यहाँ पे, है ना। और बोलता है जगपति कि हाँ, सबके बेशरम औरत, बेशरम बेगैरत। तो उस वक्त नहीं सोचा था जब मेरी लाश तले, तब तक बात झूठी। सिसक कर चंदा स्वर फूट, लेकिन वह तब तुमने मुझे मतलब, यहाँ पे जगपति बोलता है, यहाँ पे चंदा को सुना रहा है कि बेशरम बोलता है, बेशरम। तो उस वक्त नहीं सोचा था जब ये सब कर रही थी। सिसकियों के बीच चंदा का सर फूट पड़ा। लेकिन जब तुमने मुझे बेच दिया, चंदा क्या बोलती है कि जब तुमने मुझे बेच दिया। दूसरे दिन चंदा घर छोड़कर गांव चली गई, है ना। तो
किसने बेच दिया चंदा को? उसके पति ने। ऐसा चंदा बोल रही है। करीब के खेत में मेड़ पर जगपति का शरीर जैसे कांप उठा। चंदा ने कहा था, लेकिन जब तुमने मुझे बेच दिया। क्या वह ठीक कहती थी? कई बरस बाद राजा परदेश से बहुत सारा धन कमाकर लेके आए, लाद कर अपने देश लौट रहे थे। माँ सुनाया करती थी राजा की कहानी। राजा की गाड़ी का पहिया महल के कुछ दूर ही पतिल की झाड़ में उलझ गया। इसी तरह हर कोशिश की, पर वह पहिया नहीं निकल रहा था। राजा ने बड़ा अचरज हुआ कि हमारे ही महल में यह 2 बालक कहाँ से आए। अब ये पहिया अटक गया। अब सब ने बोला कि जब राजा का बेटा आएगा, पहिए में हाथ लगाएगा, तभी वह पहिया निकलेगा। और राजा के 2 बालक आए और पहिए के भीतर मतलब आ गए और भीतर पहुंचे। रानी ने खुशी खुशी बेहाली। राजा ने उन्हें पहले बालकों से पूछा, बालकों के बारे में पूछा। रानी ने कहा, ये दोनों बालक उन्हीं के राजकुमार हैं। राजा को विश्वास नहीं हुआ। रानी बहुत ही दुखी हुई। गाड़ियां जब सब टाल कर आकर लगी, तब जगपति टाल पर आकर लग गई गाड़ी। तो जगपति तख्त पर हाथ पैर ढीले करके बैठा था। जगपति से गुजरते मुंशी ने उसके पास आकर कहा, मुंशी जगपति के पास मुंशी यहाँ पे आके कहेगा कि उस दिन वह वसूली से तुम्हारी ससुराल के नज़दीक एक गांव में ही हुआ है। पता चला है कि 15-20 दिन चंदा के लड़का हुआ है ना। तो चंदा को लड़का हुआ है। फिर जैसे मोहल्ले में सुनी सुनाई बातों पर पर्दा डालते हुए बोले, भगवान के राज में देर है अंधेर नहीं, है ना। ये कौन बोलता है? तो मुंशी बोलता है, भगवान के राज में देर है अंधेर नहीं। जगपति भैया। जगपति ने सुना तो उसके गहरी नज़रों से मुंशी को ताका, पर वह तीर का निशान ठीक खोज नहीं पाया। कुछ सहम कर बोला, देर और अंधेर दोनों हैं, है ना। मुंशी जी ने उसकी नाक के पास मुंह करके ले जाते हुए कहा कि चंदा दूसरे के घर बैठ रही है। कोई मधुसूदन है ना। तो बैठ रही मतलब दूसरे के घर उसकी शादी हो रही है चंदा की। उसका नाम है मधुसूदन। वहीं का है। बच्चा दीवार बन गया है ना। बच्चा दीवार बन गया है। चाहते हो तो यही चाहते हो तो वो यही है कि मर जाए पर रास्ते खुल जाएं, पर राम जी की मर्जी। सुना है बच्चा रहते भी चंदा को बैठाने को तैयार है। मतलब उसका बच्चा हो गया है और वो शादी करने को तैयार है। जगपति की सांस गले में अटक कर रह गई, है ना। और वो सोच रहा है कि चंदा शादी कर रही है। मुंशी जी बोले, अदालत से बच्चा तुम्हें मिल सकता है। अब काहे को शर्म लिहाज, अपना कहकर किस मुंह से मांगू बाबू, है ना। अपना कहकर किस मुंह से मांगू बाबा। हर तरफ तो कर्ज से दबा हूँ, तन से, मन से, पैसे से। बहुत इंपॉर्टेंट ये कथन है, ठीक है। ये कौन कहता है? तो चंदा का पति, ठीक है। हर तरह से कर्ज से दबा हूँ, मन से, तन से, पैसे से, इज्जत से। दुनिया सजोने की कोशिश करूँ, कहते कहते हुए अपने में ही खो गया। सहसा उसके कानों में भनक पड़ी कि आ गए सत्यानाशी कुलबोरन। हाँ, तो ये कौन बोलती है? उसकी चाची। आ गए उसने जरा नज़र उठाकर देखा तो गली की चाची भौजाइयाँ बैठकर जमा थी और चंदा की चर्चा छिड़ी हुई थी, पर वह चुपचाप निकल गया। बेवा चाची, है ना, बेवा चाची। वह जहर बुझ तीर आ गए राजा निर्वंशी अस्पताल से। आज सत्यानाशी कुलबोरन। वो सब याद कर रहा है अपने घर में जाके, उसको क्या क्या वो स्वयं उसका वह वाक्य जो चंदा को छेड़ गया था, तुम्हारे कभी कुछ ना होगा ना, तुम्हारे कभी कुछ ना होगा। ये किसने कहा था? तो ये जगपति ने चंदा को कहा था कि तुम्हारे कभी कुछ ना होगा। उस रात की शिशु चंदा का लड़का हुआ है ना। वह सब सोच रहा है, ठीक है। वह कुछ है जानती, वह कुछ और जानती, आदमी का बच्चा ना जानती। वह और कुछ भी जानती, कंकड़ पत्थर। वह नारी बनती, बच्ची भी बनती, उसी रात का शिशु चंदा, उस रात की शिशु चंदा, और उसको याद करता है, ठीक है। पर चंदा यह सब क्या करने जा रही है? उसके जीते जी वह दूसरे के घर कैसे बैठ सकती है? कितने बड़े पाप ढकेल दिया चंदा को, मतलब मैं जी रहा हूँ और मेरे जीते जी चंदा कैसे दूसरा विवाह? आखिर क्या है? मेरे जीते जी सब नहीं कर सकती, इतनी घृणा बर्दाश्त करके भी जीने को तैयार नहीं है, मुझे जलाने को। वह मुझे नीचा समझती है, कायर तो नहीं,
है ना। कायर नहीं तो एक बार खबर ले लेती, बच्चा हुआ तो क्या पता, बच्चा हुआ तो पता लगता है, पर वह नहीं, उसका कौन है, कोई भी नहीं, औलाद ही तो है स्नेह की धुरी, है ना। तो ये कौन कहता है, औलाद ही तो है स्नेह की धुरी। ये जगपति कहता है कि उसका कोई नहीं है, वही औलाद तो है उसकी स्नेह की धुरी। जो आदमी औरत के पहिए, बहुत ही यहाँ पे इम्पोर्टेंट कथन आएगा कि जो आदमी औरत के पहियों को साध कर तन कर दलदल से पार ले जाती है, नहीं तो वो जो हर औरत वैश्या है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कथन है कि जो आदमी औरत के पहियों को साध कर तन के दलदल से पार ले जाती है, नहीं तो हर आदमी वैश्य, हर औरत वैश्य है। ठीक है, मतलब जो संतान है उसके बारे में बात की गई है। हर आदमी वासना का कीड़ा है, हर आदमी वासना का कीड़ा है। तो क्या चंदा औरत नहीं रही, वह जरूर औरत थी, स्वयं मैंने उसे नरक में डाल दिया। अब ये इसको पछतावा हो रहा है। जब वह बच्चा मेरा कोई नहीं, पर चंदा तो मेरी है। एक बार उसे ले आता, फिर यहाँ रात के मुँह अंधेरे में फूल से अधरों को देखता, निर्द्वंद सोए हुए पलकों को निहारता, सांसों की दूध सी अछूत महक समेट लेता। ठीक है, सोच रहा है आज का अंधेरा, घर में तेल भी नहीं है दिया जलाने के लिए, चंदा के लिए उसे तो बेच दिया, चंदा के लिए पर उसे तो बेच दिया। सिवा चंदा के कौन सी संपत्ति उसके पास थी जिसके आधार पर कोई कर्ज देता, कर्ज ना मिलता तो वह सब कैसे चलता। काम पेड़ कहाँ से कहाँ कटते हैं ना। और ये सब वहाँ पे सोच रहा है कि चंदा को चाहता रहा, उसके दिल में चाहत ना जगा पाया, उसे कहीं से भी एक पैसा मांगने पर डांटता रहा, पर खुद लेता रहा, मतलब उसको डांटता रहा और खुद लेता रहा। आज वह दूसरे के घर बैठने जा रही है, उसे छोड़कर वह अकेला है, हर तरफ बोझ है जिसमें उसकी नस नस कुचली जा रही है, रग रग फटा जा रहा है। किस तरह टटोल कर घर में पहुंचा। रानी अपने कुल देवता के मंदिर पहुंची। माँ सुनाया करती थी कहानी राजा की। अपने ही सतीत्व को सिद्ध करने के लिए उन्होंने घोर तपस्या की। राजा देखते रहे, कुल देवता प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी दैवी शक्ति से दोनों बालकों को तत्काल ही जन्म शिशु में बदल दिया। रानी की छाती से दूध भर आया और उसमें धार फूट पड़ी, शिशुओं के मुंह में गिरने लगी। राजा को रानी के सतीत्व पर सब मतलब राजा ने कहा कि रानी ये तुम्हारे बच्चे नहीं है। तो रानी ने कहा कि कुल देवता अगर इन बच्चों को छोटा कर दें मैं, तो आप मतलब अपना वो सतीत्व मतलब देती हैं अपना। ठीक है, तुम देवी हो, ये मेरे पुत्र हैं। उस दिन से राजा ने रोज राजकाज संभाल लिया। उसी दिन से जगपति अपना सारा कारोबार त्याग अफीम और तेल पीकर मर गया, है ना। जगपति मर जाता है क्योंकि चंदा उसके पास कोई दैवी शक्ति नहीं थी। चंदा के पास कोई दैवी शक्ति नहीं थी कि वो अपना सतीत्व का प्रमाण दे सके, है ना, रानी की तरह, है ना। जगपति राजा नहीं था, बच्चन सिंह कंपाउंडर का कर्जदार था। राजा ने तो दो बातें की, माँ सुनाती थी कहानी। एक तो रानी के नाम से उन्होंने बड़ा ही मंदिर बनवाया, पहला काम किया, और दूसरा राजा के नए सिक्के पर राजकुमारों के नाम खुदवा दिए। ठीक है, एक मंदिर, दूसरा राजकुमारों के नाम, जिससे राज भर उसे उत्तराधिकारी की खबर हो जाए। जगपति को मरते वक्त दो पर्चे छोड़े, जगपति ने दो पर्चे छोड़े, एक चंदा के नाम, दूसरा कानून के नाम। उसने चंदा को उसने लिखा था कि चंदा, मेरी अंतिम चाह यही है कि तुम बच्चे को लेकर चली आना। अभी 1-2 दिन मेरी लाश की दुर्गति होगी, तब तक तुम आ सकोगी। और आदमी को पाप नहीं पश्चाताप मारता है। बहुत इंपॉर्टेंट कथन है। ठीक है, ये जगपति का कथन है कि आदमी को पाप नहीं पश्चाताप मारता है। मैं बहुत पहले मर चुका था, बच्चे को लेकर जरूर चली आना। कानून को उसने लिखा कि मुझे किसी ने मुझे मारा नहीं, किसी आदमी ने नहीं। मैं जानता हूँ कि मेरे जहर की पहचान करने के लिए मेरा सीना चीरा जाएगा। उसमें जहर, मैंने अफीम नहीं रुपए खाए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कथन है कि अफीम नहीं रुपए खाए हैं, उन रुपयों में कर्ज का जहर था, उसी ने मुझे मारा, है ना।
मेरी लाश तब तक न जलाई जाए जब तक चंदा के बच्चे को लेकर न आ जाए, आग बच्चे से दिलवाई जाए। बस जब कहानी समाप्त करती थी तब आपस में बैठे बच्चे फूल चढ़ाते थे और कहानी ख़त्म हो गई। मेरी कहानी यहीं ख़त्म हो गई। ठीक है, तो ये थी राजा निर्वंशिया की कहानी। ठीक है, आपको अगर क्लास अच्छी लगे तो आप लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।